नमस्कार स्टूडेंट, मैं अमित मिश्रा आप सभी स्टूडेंट का बीएससी लखनऊ यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का क्या सिलेबस होता है और हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे शुरू करेंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यानपूर्वक एक एक बात को सुनेंगे। स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग ये जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपका इनऑर्गेनिक का पेपर होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, और दूसरा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग पेपर फर्स्ट बोलते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग पेपर सेकंड बोलते हैं। ठीक है, हम जो शुरू करेंगे वो पेपर सेकंड को शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इस पेपर को कैसे पढ़ना है वो सारी चीजें सीखेंगे। शुरू करते हैं। पेपर जो सेकंड है उसको 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ। 4 यूनिट में ये पूरा का पूरा पेपर डिवाइड है। मार्किंग की बात करें तो आपको पता है मार्किंग कैसे होती है, 80 प्लस 20 की होती है। 100 नंबर का पूरा पेपर होता है जिसमें 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिलते हैं, मतलब जो आपके टेस्ट वगैरह होंगे, प्रोजेक्ट वगैरह होगा उसकी वजह से मिलेंगे, और 80 मार्क्स का ये पेपर कौन सा है, ये है यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। इन सबको पढ़ोगे तो 80 मार्क्स आएंगे। और 20 मार्क्स क्या है, इंटरनल एग्जाम। ऐसे बोल सकते हो 20 मार्क्स इंटरनल है और 80 मार्क्स एक्सटर्नल है। 80 मार्क्स किसके हैं, एक्सटर्नल के हैं। यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड में, यूनिट थर्ड में, यूनिट फोर्थ में क्या पढ़ेंगे, इसका डिटेल सिलेबस हम लोग सीखने जा रहे हैं। 1 मिनट आप पॉज करिएगा वीडियो को। तो चलिए हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट का क्या क्या सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट को हम लोग नाम दे सकते हैं जीओसी। जीओसी का फुल फॉर्म क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो ये चैप्टर जीओसी अच्छे से आना चाहिए। ऐसा समझ लो, अगर ये हमारा शरीर है, शरीर से आत्मा निकाल दी जाए तो शरीर बेकार है। बिल्कुल वैसे ही अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट हटा दिया जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेकार है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझना है तो जीओसी अच्छे से आनी चाहिए। जीओसी के अंतर्गत है क्या, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन करते हो या कंपाउंड्स हैं उनका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है वो जीओसी में पढ़ना होता है। इसलिए जीओसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक दिल है। ठीक है,
समझते हैं हमारे यूनिट फर्स्ट में क्या क्या चीजें हैं। यूनिट फर्स्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पहला है, पहले में देखते हैं क्या क्या है। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली किस में पढ़ेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन, एक sp, sp2, sp3 पढ़ना होता है नॉर्मली। बाकी जो डिटेल डिस्कशन होता है वो केमिकल बॉन्डिंग में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट में पढ़ेंगे। पेपर फर्स्ट में बॉन्ड एंगल के बारे में भी वही चर्चा होती है। बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, जितने भी कंपाउंड हैं वो ज्यादातर इनऑर्गेनिक में डिस्कशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, sp, sp2, sp3 वाले कंपाउंड में ही बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हम चेक करेंगे। दूसरी चीज क्या है, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स। जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं उनमें क्या होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। मतलब एक एटम से दूसरे एटम के पास ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, पाई बॉन्ड। लोकलाइज का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसफर नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता। यहां पे क्या कर देगा, मूव करेगा, ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। लोकलाइज का मतलब क्या होता है, वो एक ही जगह पे फिक्स रहेगा। तो डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड कहां पे देखेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हम लोग देखेंगे इसको। रेजोनेंस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस के साथ साथ एक ऑब्लिक भी लगा लेंगे, मेजोमेरिक इफेक्ट, यहीं पे पढ़ेंगे। मेजोमेरिक इफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमें बताएंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें किस एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या किस एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वो कौन बताता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बताते हैं। कौन कौन से होते हैं, रेजोनेंस एंड मेजोमेरिक है। इसके माध्यम से हमें क्या पता चलेगा कि किस एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, किसके पास कम है। कौन कौन से, पहला रेजोनेंस है, दूसरा इंडक्टिव है, फील्ड इफेक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। और कौन कौन से हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। ये आपके क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी एक है, उसको भी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर हो रही मेरी बात है? ये आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। रेजोनेंस का एक एप्लीकेशन है एरोमेटिसिटी, जिसमें हम लोग हकल रूल के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि एरोमेटिसिटी को हम लोग यूनिट फर्स्ट में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ते, यहां पे दे जरूर दिया है, इसके जो सवाल आते हैं वो यूनिट फोर्थ में आते हैं। एरोमेटिसिटी के जो सवाल आते हैं वो यूनिट फोर्थ में आते हैं, इसलिए हम लोग एरोमेटिसिटी को यूनिट फोर्थ में पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी है क्या, रेजोनेंस का एप्लीकेशन पार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग कौन से, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में सीखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी डिटेल में कहां पढ़ा जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट हम लोग थोड़ा सा पार्ट डिस्कस करेंगे यहां पे, ठीक है। इंक्लूजन कंपाउंड, क्लैथरेट चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, चार्ज ट्रांसफर CTC बोलते हैं। सुप्रा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी कि जो सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री होती है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री का बोल सकते हो एक छोटा सा 1% पार्ट यहाँ पे सीखने को मिलेगा। क्या है, इंक्लूजन, क्लैथरेट चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। आप जब MSc लेवल पे जाओगे तो वहां पे सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री डिटेल से पढ़ोगे, उसका 1% यहाँ पे हमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। वंडर वॉल इंटरेक्शन क्या होते हैं, ये भी केमिकल बॉन्डिंग में आप ऑलरेडी पढ़ोगे, यानी कि बहुत सारा जो पार्ट है वो केमिकल बॉन्डिंग का है। केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जनरल केमिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती है तो जाहिर सी बात है आप ना बॉन्ड के बारे में जानोगे, ठीक है, बॉन्ड के बारे में नहीं जानोगे तो बॉन्ड को तोड़ नहीं पाओगे तो नए प्रोडक्ट आपके बन नहीं पाएंगे, क्योंकि पुराने जब बॉन्ड टूटेंगे तभी नए बॉन्ड बनेंगे, यानी नया प्रोडक्ट तभी बनेगा। तो बॉन्ड के बारे में आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग को आप अच्छे से पढ़िए,
वंडर वाल इंटरेक्शन एक वीक इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे आपके क्या होते हैं वंडर वाल में, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, ये सब जो है आपके वंडर वाल इंटरेक्शन होते हैं। तो क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, जो ज्यादातर एग्जाम में आता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, रेजोनेंस जो एग्जाम में आता है, रेजोनेंस आता है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन कौन सा हाइपर कन्जुगेशन, इनके बारे में ज्यादा पढ़ना। हालांकि पढ़ना तो सब कुछ है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन है कोई भी, उनमें रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है उसका पाथ क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट बनता जो है वो कहाँ कहाँ से होके गुजरा होता है, वो पाथ क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म बोलते हैं। एक्चुअल में पाथ क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, कर्व नोटेशन पढ़ेंगे, कैसे कैसे बॉन्ड टूट रहा है, किधर टूट रहा है, लेफ्ट की तरफ टूट रहा है, लेफ्ट वाले एटम या राइट वाले एटम किधर टूट रहा है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है, हाफ हेडेड, मतलब कोई भी बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड में जनरली ये सब चीजें पढ़ते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवैलेंट बॉन्डेड केमिस्ट्री होती है। अगर हाफ हेडेड है, फिश लाइक शेप में ब्रेकिंग करते हैं। हाफ हेडेड का मतलब क्या होता है, फिश लाइक एरो होता है, मतलब सिंगल साइड का होता है। और डबल हेडेड का मतलब क्या होता है, दोनों साइड, एक इधर एक इधर, इसको हम बोलते हैं डबल हेडेड, ठीक है। एंड डबल हेडेड एरोस, ठीक है। होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे। कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड है, अगर सिमेट्रिकली टूट रहा है तो होमोलिटिक, अगर क्या है अनसिमेट्रिकली टूट रहा है, मतलब ये है किधर किसी एक एटम की तरफ टूट रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोलिटिक बोलेंगे, हेटेरोलिटिक। क्लियर हो गई मेरी बातें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आएगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होते हैं, एक बार पढ़ते हैं। कार्बोकैटायन होता है, कार्बेनायन होता है, फ्री रेडिकल होता है, और भी है 3 और आपको पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है आगे, जो इसके बाद बेंजाइन के बारे में पढ़ना है, नाइट्राइल्स के बारे में, नाइट्रीन्स के बारे में पढ़ना है, कार्बीन हो गया, कार्बीन के बारे में पढ़ना है। ये आपके 6 रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं, इनको पढ़ना जबरदस्त तरीके से पढ़िएगा। नाम ही है क्या, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का ये पार्ट है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, जब रिएक्शन प्रोसीड कर रहे होंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेट आएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बोलेंगे। अब जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है कौन कौन से हैं, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, नाइट्रीन्स एंड कार्बीन। इनका क्या क्या पढ़ेंगे, इनको जनरेट कैसे करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल बॉन्डिंग की मदद से हम लोग स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, और स्टेबिलिटी क्या होती है, कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल में कौन 1 डिग्री, 2 डिग्री, इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, वो सारी चीजें चर्चा करेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो आपके इफेक्ट के कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कौन डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जैसे रेजोनेंस हुआ, इंडक्टिव हुआ, हाइपर कन्जुगेशन हुआ, मेसोमेरिक हुआ, ये सारे डिसाइड करेंगे इनकी स्टेबिलिटी को। हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, बट एक इंट्रो है कि आखिरकार एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया और दूसरा क्या हुआ यहाँ पे, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्लियर है। अब यूनिट फर्स्ट का 3rd पोर्शन हम लोग देखेंगे क्या होता है, उसके लिए आप 1 मिनट वेट करिए। चलिए यूनिट फर्स्ट में टाइप 3rd जो है उसको सीखते हैं। यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आप लोग क्लास 9th से पढ़ना चालू करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, बस वही यहाँ पे रिएक्शन है, बट यहाँ हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एडिशन होती है, एलिमिनेशन होती है, सब्स्टिट्यूशन जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
ठीक है। E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, एडिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में टाइप ऑफ रिएक्शन है उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब क्या जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, क्या चीज समझ रहे हो? स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब नॉर्मली अभी तक हम लोग क्या सिंगल ऐसे बॉन्ड दिखा देते हैं ना, ये ना लिख के स्टीरियोकेमिस्ट्री उसमें अप्लाई करना होगा। तो किसकी मदद लेते हैं? आइसोटोपिक इफेक्ट लेते हैं मदद, ये सब उन्हीं की मदद लेते हैं। तो यूनिट फर्स्ट के बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या बताया मैंने कि बॉन्डिंग के बारे में बताना है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में बताना है, दूसरा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में, और तीसरा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो हम लोग एक बात और करते हैं कि हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर लेके आएंगे अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो इसी पे होगा, यूनिट फर्स्ट का होगा। और क्या होगा? रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। फिर उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी के बारे में भी वही डिस्कस करेंगे। तो पहले लेक्चर के लिए आप लोग इंतजार करिएगा। मंडे को मेरा फर्स्ट लेक्चर आएगा, रेजोनेंस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात मैं और कर लेता हूँ इसी बीच में, आप लोग बहुत ज़्यादा घबराना नहीं, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, प्रीवियस ईयर के 5-6 साल के आप पेपर लगा लो, 100% पूरा पेपर उसी में से आता है। ठीक है। तो एक एक आप सवाल केवल लगा लो, पूरा का पूरा पेपर आप कर ले जाओगे। लिखने की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है, रिटन इंग्लिश लिखनी पड़ती है। ये कॉम्पिटिटिव पेपर नहीं है कि 4 ऑप्शन मिलेंगे एक उसमें सही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, इसके लिए आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंपटीशन में क्या होता है, कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे कंटेंट क्या है, सिस्टमैटिक है, बहुत लिमिटेड कंटेंट है, वही एग्जाम में आता है। सब कुछ पढ़ने से कोई फायदा नहीं। किसके लिए? BSc क्लासेस के लिए। बाकी कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हो तो आप डिटेल में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट सेकंड में। चलिए अब यूनिट सेकंड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यूनिट सेकंड में क्या है, अभी तक आप लोग जो केमिकल बॉन्ड होते थे, यानी कि जो मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स होते थे, उनको हम लोग क्या करते थे, प्लेनर बॉन्ड बनाते थे, कुछ ऐसा। लेकिन अब हम लोग वो जो बॉन्ड होंगे वो 3D बनाएंगे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है वो 3D होता है, उसको 2D प्लेन पे आप नहीं देख सकते हो। वो 3D मॉलिक्यूल होता है, जैसे आपका कमरा है। अब ऐसा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। तो ऐसा मॉलिक्यूल यहाँ पे आप मेंशन नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो आपको उसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द प्लेन ऑफ पेपर पे, उसको हम लोग सीखना है। हम लोगों को क्या सीखना है एक्चुअल में स्टीरियोकेमिस्ट्री में, कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो 3D स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग 2D प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में सीखना है। जो प्रोडक्ट बनता है उसमें भी स्टीरियोकेमिस्ट्री अप्लाई करना है। प्लेनर बॉन्ड नहीं बना के हम लोग को क्या दिखाना है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट में प्लेनर बॉन्ड नहीं बनाने, इस तरह वाले बॉन्ड नहीं बनाने, 3D बॉन्ड बनाने। 3D बॉन्ड में एक वेज होगा, एक डैश होगा, इस टाइप के आपको बॉन्ड बनाने होते हैं। क्या पढ़ते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में? स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे 2 टाइप की है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के तौर पे पढ़ेंगे और दूसरा ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल अभी मेंशन नहीं किया, अभी हम मेंशन कर देंगे यूनिट सेकंड में। ऑप्टिकल आइसोमर में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। जैसे POS क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, COS क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो POS COS के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। कायरलिटी क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल कायरल कब होगा, जब मॉलिक्यूल के पास POS और COS दोनों ऑप्शंस होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। कायरल सेंटर क्या होता है, अगर किसी भी कार्बन एटम के पास, कार्बन एटम की टेट्रावैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड होते हैं, अगर चारों बॉन्ड क्या है,
डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हैं तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर। एक ऐसा सेंटर जिसमें सारे जो ग्रुप हैं वो अलग अलग हो, G1, G2, G3, G4, तो ये है, इस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन सेंटर को हम लोग कायरल सेंटर बोलेंगे। ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी होती है। देखो पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन हमें वो चीजें सीखनी जो हमारे एग्जाम में आना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब पूछोगे कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आती ही नहीं है, अब कौन पूछेगा पीएस के बारे में, छोटी छोटी चीजें आती हैं। यहाँ क्या आता है, आरएस का नॉमेनक्लेचर आता है, रिक्टस और सिलिस्टस इनका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, डी एंड एल, डीएल नॉमेनक्लेचर इसमें एक और है, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, डेक्स्ट्रो एंड लीवो कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं उनके बारे में सीखना है। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में क्या क्या ज्यादा ध्यान देना किस पे,